बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं। हम ट्रंप की बात आपको ब्रेक से पहले बता रहे थे, कैसे एक पत्रकार पर जिन्होंने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया कि आप तो व्यापार करते हैं सऊदी अरब में, आपका परिवार व्यापार करता है, तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। आप इनको मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के क्राउन प्रिंस को लेकर के यहाँ आए हैं, आप इनके साथ समझौते कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार व्यापार करता है, अब मैं व्यापार नहीं करता, मैं तो अब देश को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने $21 ट्रिलियन देश के लिए मैं लेकर के आया हूँ, निवेश लेकर के आया हूँ। ये काम तो आज तक किसी ने नहीं किया। फिर एक सवाल जो मोहम्मद बिन सलमान को एम्बैरेस करने वाला था कि एक पत्रकार की हत्या जो है उनके कहने पर उनके एजेंटों ने कराई, इसके बारे में भी उन मीडिया के सामने ही ये सवाल उठा दिया गया एक पत्रकार द्वारा। इस पर ट्रंप नाराज भी हुए कि आप हमारे मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा रुकिए, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और आपको मालूम है कि ये 7 साल के बाद उनका दौरा हो रहा है। इसमें F-35 विमान जहाज भी, वो फाइटर जेट भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद थे, क्योंकि दुनिया भर में इस हत्याकांड के बाद उनकी बहुत आलोचना हो रही थी। और जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, अमेरिका की जो बड़े मीडिया पब्लिकेशंस हैं, वो खुलकर कह रहे थे कि इस हत्या में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। लेकिन उन्होंने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप के सामने इस हत्याकांड पर सफाई दी। About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc., in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब इनके अपने देश में तो इनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। तो ये तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि किसी हत्या पर सऊदी अरब के राजा से आप यूं जो है एक सवाल यूं पूछ लेंगे। तो ये जब आप किसी लोकतंत्र में होते हैं तो ये उसकी एक खूबी भी है, और ये अच्छा है ओपन वर्ल्ड में वो आए तो कम से कम सवाल तो हुआ उनसे। ही है नहीं, बेहतर बात है, अच्छे से सवाल हुआ, और ये डेमोक्रेसी की भी खूबसूरती है। और ट्रंप साहब को तो रोजाना वो ओवल का एक सिस्टम है कि वहाँ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया करते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर देशों में क्या होता है कि जब कोई गेस्ट आए हो, डिग्नेटरी बाहर के आए हो, तो वहाँ पर जो सवाल जवाब है वो फिल्टर करके ही होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, सब जगह दुनिया भर में फिल्टर करके कि दोनों देशों के संबंधों के बीच को लेकर कोई है, डिप्लोमेटिक सवाल है, उन पर सवाल किया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कर्टसी के तौर पर कि गेस्ट ह्यूमिलिएट ना हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा, वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी सामने सवाल कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है जो उन्होंने, प्रिंस ने भी जो जवाब दिया वो ठीक तरीके से जवाब दिया दोनों बातों का। मतलब जो हुई है हत्या वो तो दुखद है ही, और उस पर भी वो इतना बड़ा मामला है कि दुनिया भर में वो तो ट्रंप के लिए ज्यादा ह्यूमिलिएशन है मेरे हिसाब से। खौफनाक है। वही तो कह रहा हूँ, वो टर्की के एम्बेसी में जिस तरह से वो हत्या हुई, और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने इस वाले मामले में बचाया 9/11 में प्रिंस ने, मतलब आप उसको कहें कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसे जगह पर ठीक से मैच्योर तरीके से जवाब, बल्कि ये पूरा ह्यूमिलिएशन ट्रंप के लिए ज्यादा मुझे लगता है प्रिंस की वजह से। सच्चाई भी देखिए, 9/11 पर जो अमेरिका के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी, उसमें तो सऊदी अरब का हाथ माना गया है, और उस पर बड़ी सऊदी अरब सरकार का उस पर बड़ी मैंने उस फाइल को ओपन करने की बड़ी मांग की जाती है, लेकिन उसको नहीं, जानबूझ करके अमेरिका ने ही उसको ओपन नहीं होने दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इससे सऊदी अरब के साथ उनके बहुत इंटरेस्ट खत्म होंगे। और एक बात और जिक्र कर देना, F-35 पर सऊदी अरब की जरूरत थी क्या? देखिए, वो कायदे से वो बेचा है, पैसे की आवश्यकता अमेरिका को है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिका के हैं वही कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए आपको। नहीं, देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अमेरिका ही यूज करेगा जब उसकी चलाएगा यही। हाँ, अच्छा, बेचकर भी वही चलाएगा। ये जो दूसरा आप किस्सा बता रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहानी बड़ी टेढ़ी सी आपको जाननी चाहिए। वो मैं बयान उस पर ट्रंप का हम निकलवा रहे हैं, मैं आपको आ जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक आदमी वहां पर हुआ, एक फाइनेंसर होता था, अरबपति आदमी था, इसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। इसने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली। ये एक सेक्स रैकेट चलाता था, और सेक्स रैकेट चलाता था माइनर लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का।
और इसके बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए इसके दोस्त थे, बहुत क्लाइंट्स थे इसके, और उसमें नाम जो हैं जिनसे इसकी दोस्तियां थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफेंडर हुए ट्रंप, लेकिन इनकी ट्रंप से इसकी दोस्ती थी। अब ये वहां पर मामला चल रहा है कि इसकी खुदकुशी के बाद से कि जो कुछ जांच हुई और जो कुछ विक्टिम्स जो थी, जो माइनर लड़कियां जिनको सेक्स रैकेट में इसने यूज किया था इस आदमी ने, उन्होंने जो बातें गवाहियां दी वो सब रिलीज की जाए, क्योंकि वो सब अभी क्लासिफाइड है अमेरिका में। और जिन जिन लोगों ने भी एप्स्टेन के इस सेक्स रैकेट का यूज किया है, लड़कियों को अब्यूज किया है, जो इन लोगों की इससे दोस्ती थी, उन सब के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये मांग बड़े लंबे अरसे से चल रही थी। अब ट्रंप इसके खिलाफ थे अभी तक, क्योंकि माना जाता था कि ट्रंप इसके, अरे ट्रंप की तस्वीरें हैं उस आदमी के साथ 90s में, तस्वीरें हैं उसकी, तो मत भूलिए कि वो उनका अच्छा दोस्त था। मैं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं, उसका दोस्त था वो, ट्रंप दोस्त थे उसके। लेकिन अब ट्रंप पहले तो विरोध कर रहे थे कि फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं करेंगे, फिर अचानक ट्रंप ने फैसला अभी ऐलान कर दिया 2 दिन पहले कि ठीक है, हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं और सारे रिपब्लिकन मेरे सांसद जो हैं इस बिल के समर्थन में वोट कीजिए, हम वो सारी फाइलें खोलेंगे। अचानक इन्होंने अपना रुख बदल दिया। और वही एक सवाल रिपोर्टर ने पूछा कि वो बिल तो आप पार्लियामेंट में लाए, वो फिर आपके पास फाइल आएगी, आप साइन करोगे, आप तो प्रेसिडेंट हो, आप चाहो तो आपके ऑर्डर से सीधे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो सकता, तो उस पर वो नाराज हो गए थे। लेकिन क्या ट्रंप उस एक सेक्स रैकेट चलाने वाले के दोस्त थे? सवाल जवाब है हाँ। ये बात ट्रंप खुद मानते हैं कि वो उनकी तस्वीरें हैं उसके साथ। ये 2002 में लेकिन ट्रंप ने कहा था कि 2002 में ट्रंप ने एप्स्टाइन को कहा था एक टेरिफिक गाय, ये टेरिफिक आदमी है, और एप्स्टाइन ने ट्रंप के लिए कहा था आई वॉज डोनाल्ड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड फॉर 10 years। ये एप्स्टाइन ने मरने से पहले कहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि वो जो है वो तो एक पर्वर्ट था, एक गंदी मानसिकता का वो आदमी था, और मैंने उसको अपने क्लब से बाहर चला दिया था। उनका जो गोल्फ क्लब है, मैंने उसको अपने गोल्फ क्लब से जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया था। अब आप ये और जान लें कि इसमें नाम किन किन लोगों का आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम इस नाम से जो जोड़ रहा है। यूएसए ने उसको डिक्लासिफाई नहीं किया, ये अभी तक किया नहीं है सर। देखिए इसमें ना अभी आपको मालूम है कि जो सीनेट में पास हो गया, मतलब एक ही अपोजिशन हुआ, बाकी सारे यूके के जो राजा प्रिंस चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स हैं, उनके भाई, इनको डिसोन किया, अभी राज परिवार से निकाला गया, उसका नाम इसके अंदर आया था। नाम लेने वाले इसमें बिल क्लिंटन का भी नाम लेते हैं, माइकल जैक्सन का भी नाम इसके अंदर लिया जाता है। वो बयान आ गया मेरे पास। आप सुनिए ट्रंप के लिए कैसा एम्बैरेसिंग मोमेंट था ये। Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, क्योंकि वही उस करता धरता है, वही रिलीज करेंगे। उन्होंने जब ट्रंप आए इस पर और ये मांग उठने लगी, तो ये एक वहाँ के बड़े अखबार ने रिपोर्ट किया कि अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप को ये कहा था कि उनमें कहीं ना कहीं आपका भी जिक्र है। ट्रंप को बताया गया था कि उनमें आपका जिक्र है। अभी तो कोई छुपी बात नहीं थी कि एक वक्त वो ट्रंप का दोस्त था। लेकिन अब जब ट्रंप ये ने खुद इसके लिए हामी भरी है कि रिलीज करो, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के पास शायद छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और शायद उस व्यक्ति से दोस्ती जरूर होगी लेकिन वो गुनाह नहीं है, लेकिन जो क्राइम उसके साथ लोगों ने मिलकर किया उसमें शायद ट्रंप ना हो। और बाकी तो जब वो फाइलें खोलेंगी तो पता चलेगा, और राष्ट्रपति हैं, क्या दिखाना है क्या दबाना है सब उनके हाथ में है। देखिए, ये तो ठीक बात है, राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन जब पहली बार चुनाव लड़े थे ट्रंप, उस वक्त ढेर सारे ऐसे प्रमाण, वीडियो, और उस वक्त भारत के लोगों के लिए तो बड़ा चौंकाने वाला था कि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जा रहा है। लेकिन ये कहा गया कि अमेरिकी सोसाइटी में तो कई बार ये नॉर्मल दिखता है। अब वो चूंकि कहा जाता है कि जब तक एकदम कोई आपके खिलाफ केस न करे तब तक ठीक है, वो सहमति का मसला है जो हमारे समाज में थोड़ा दूसरी तरह से देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर इन अ सिंगल डे 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करता हो, एक दिन में 78, क्यों? क्योंकि मैं 78 वर्ष का हो गया
और उसमें कौन कौन से ऑर्डर थे जरा सोचिए। उसमें ऑर्डर ऐसे थे कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, 2 ही मतलब पहचान सेक्स के तौर पर 2 ही होगी। जो ये कहता हो कि मेक्सिको का बॉर्डर हम ये कर देंगे, जो मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ जाता है। और एप्स्टीन फाइल के लिए आप सदन में आएंगे, सेनेट में पारित कराएंगे, उसके बाद फिर आएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ छिपाने के लिए बहुत कुछ है, ब्रेव फेस दिखाने की एक कोशिश है, लेकिन वो कितनी सफल होगी आगे दिखेगा। अब एक आपको एक खबर बताता हूं, आप हैरान होंगे इस खबर को देख करके। समीर जी सुनिए, चीन और अमेरिका की अदावत है, सबसे बड़े आज ये 2 सुपर पावर हैं और दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, लगभग दुश्मन है। अमेरिका चीन को जब तब आंख दिखाता है, पूरी दुनिया से कहता है कि भाई चीनी बैंकों के चक्कर में मना पड़ना, इनसे कर्ज ना लेना, ये तुमको कर्ज में लपेट के मार डालेंगे। हुआ कई देशों के साथ ऐसा। अब एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट बता रही है कि चीन का कर्ज किस किस के ऊपर है। अमेरिकी कंपनियों ने सबसे ज्यादा चीन के बैंकों से कर्ज ले रखा है। पिछले 25 साल में $200 अरब से ज्यादा का कर्ज अमेरिकी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के लिए चीनी बैंकों से मिला है। एक वर्जीनिया के विलियम एंड मेरी कॉलेज की रिसर्च में यह खुलासा हुआ कि साल 2000 से साल 2023 के बीच चीन के सरकारी बैंकों ने पूरी दुनिया में $2.2 ट्रिलियन का कर्ज बांटा और इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को मिला। अब सवाल यह है कि बात अब तक ये क्यों दुनिया के सामने नहीं आई, और ये पैसा जो है सीधा अमेरिका तक नहीं पहुंचा, शेल कंपनियों के जरिए, दूसरे देशों के जरिए रूट होकर के अमेरिकी कंपनियों तक पहुंच रहा है। और मैं आपको बताऊंगा इसमें ये पैसा बड़े सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर जो है वो अमेरिका के अंदर लग रहा है। और अमेरिका में अब ये बात उठने लगी है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको तुमने अपने घर के खजाने की चाबी दे रखी है एक तरीके से। समीर जी, सिर्फ ये अमेरिका ही नहीं है, रिपोर्ट में आया है कि इसके अलावा 2-3 और बड़े देश है जो चीन के दुश्मन देश है, और वहाँ की जो बड़ी कंपनियां उसमें चीन ने बहुत सुनियोजित तरीके से अपना लोन देकर वहाँ पर एक अपना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग होल्ड करके रखा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि जापान के कई बड़ी कंपनियों में चीन का लोन गया हुआ है, ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियों में चीन का लोन है। तो मुझे लगता है कि ये चीन ने बहुत सुनियोजित साजिश रची थी कि किस तरीके से अमेरिका की बड़ी कंपनियों को हम पैसा दें, फिर उन्होंने कम ब्याज पे लंबे समय तक का लोन देने का एक व्यवस्था सुनिश्चित की और बड़ी कंपनियों को अपने झांसे में लिया और बड़ा पैसा उन्होंने पंप किया है अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। कहा यह भी जा रहा है कि जापान की 2 से 3 जो बड़ी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की कंपनियां, उसमें भी चीन की बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब यह समझ में आ रहा है कि भाई चीन किस तरीके से काम कर रहा था, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि जब चीन आधिकारिक रूप से कहेगा कि हमारा इतना पैसा अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट है, अमेरिका की कंपनी हमारे इतना कर्जदार है, तो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी आने वाले समय में। ये सेक्टर्स पता है अब, ये सेक्टर्स हैं रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर कंपनियां, बायोटेक फर्म्स, ये सारी मतलब इनकी ओनरशिप, मतलब इसमें बहुत हाई स्टेक जो है अब चीनी बैंकों का हो गया है। इसके अलावा ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, ऐसे बिल्कुल धनी देशों के पास जो है जापान के मेट्रो प्रोजेक्ट में चीन का पैसा लगा हुआ है। खबर ये भी है कि चीन का कर्ज है इन कंपनियों के ऊपर। यूरोप की कंपनियों में, देशों में तो लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां, पनडुब्बियां बनाने वाली कंपनियां, रडार सिस्टम, मिसाइल बनाने वाली कंपनियां, दूरसंचार नेटवर्क, रेयर अर्थ मेटल्स का काम जो भी बाहर कहीं हो रहा हो, और सेमीकंडक्टर में, इन सब सेक्टर्स में पूरी दुनिया में और विकसित दुनिया में पैसा लगा रखा है चीन ने। तो सर इससे ये तो चीन तो दुनिया पर एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, ये इसका एंगल है कि भाई पूरी दुनिया पर किस तरह से, क्योंकि आप जब इकोनॉमिक पावर के तौर पर सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, कर्ज दे रहे हो, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में वो धीरे धीरे हम सोचते थे कि पाकिस्तान, श्रीलंका के ऊपर इसको ये सवाल करना कि नहीं वो दुश्मन देशों को पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है ना, कोई वो घोटाला नहीं है, बल्कि वो दुश्मन देशों में कैसे एंटर कर रहा है इसको समझने की जरूरत है। फाइनेंशियल जो एक वेपन के तौर पर देखिए, फाइनेंशियल वेपन हो गया नहीं है कि जापान में आप जैसे कर रहे हो, अमेरिका में जैसे कर रहे हो, और धीरे धीरे जब आप कंपनियों पर आ जाएंगे, उनकी कर्ज पर आ जाएंगे, फिर शेयर होल्डिंग पर आ जाएंगे, तो धीरे धीरे उसका कब्जा बढ़ रहा है। और चाइना के लिए इसीलिए एक्सपेंशनिस्ट कहा जाता है, तो वो जो विस्तारवादी नीति है उसके सोच में है, वो हर तरह से केवल मतलब सेना के रास्ते, समंदर के रास्ते वो नहीं कर रहा विस्तारवाद। ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है, और इसमें चुपचाप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको कि कैसे आप। अरे हमारे यहाँ ये बड़ा कहा जाता है कि साहब आप इतना व्यापार करते हो चीन के साथ, लेकिन मतलब चीनी इन्वेस्टमेंट पर हमारी क्या पोजीशन है त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, चीनी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, अभी भी है,
लेकिन हमारे यहाँ एक चीज जो अच्छी हुई कि समय से हम थोड़ा चेत गए, जैसे सिग्नलिंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे सेमीकंडक्टर है, जैसे डिफेंस है, सेंसिटिव ऐसे सेक्टर्स टेलीकॉम। को तय, टेलीकॉम है, इनको हमने तय करके और उससे चीन को आउट किया। चीन की जो कंपनी थी हुआई, उसको हमने आउट कर दिया। चीन का इंटरनेट में हम दखल कम कर देते हैं। जो पेटीएम था एक समय में, वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन दबाव ही था कि अब विजय शेखर शर्मा को उससे आउट होना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं है, लेकिन हम टाइम टू टाइम एक तरह से कहें जो शब्द होता है ना कि स्क्रूटिनाइज करते रहे। तो और इसको यूं भी समझिए ना, जितनी बड़ी कंपनियां हैं जब उनको सस्ता कर चाहिए होता है तो सबसे पहले वो चाइना जाते हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनियों के पास लिक्विड है उनके बैंक के पास, और उनको लगता है कि उनके यहाँ के प्रोजेक्ट अब सैचुरेट हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इसी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां जाते हैं, और इसीलिए पूरे साउथ एशिया में ज्यादातर जो लोनिंग है वो चीन की है। चलिए ठीक। अरे अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। मॉस्को में उससे पहले हमारे विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रंप साहब ने भी देखी होंगी तस्वीरें। बड़ी गर्मजोशी से जयशंकर जी का स्वागत वहां पर हुआ है, और भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए वहां गए हैं। उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है, दोनों देशों के संबंधों को लेकर बात हुई, और पुतिन के भारत दौरे को लेकर के भी वहां पर जो है फाइनलिटीज जो है की होंगी। पिछले दिनों पुतिन के सहयोगी और करीबी निकोल पेट्रुशेव वो भारत आए हुए थे, तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से वो मिले थे। फिर उनकी कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, उसमें भी ये बातें हुई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो पुतिन का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो ये जो थी एक ये खबर थी। इसके अलावा जो है ये भी आपको बता दें कि NSA अजीत डोवल से जो उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद अब ये देखना है कि इस उनके भारत दौरे का फोकस कहाँ होगा। ऑब्वियसली हमारे संबंध, हमारा ट्रेड ये होगा, क्या इसमें रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो भी कहीं जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मैं इससे जुड़ी खबर आपको बता दूं कि अगली खबर पे आ जाइए। ज़ेलेंस्की, अब उनका ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका से, ट्रंप से मोह भंग हो गया, क्योंकि लगता है ये कुछ नहीं कर पा रहे जंग रुकवाने के लिए। ये इससे जुड़ी खबर है जो हम अभी मोदी जी और पुतिन की बात कर रहे हैं उससे। रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप की नाकामी के बाद अब ज़ेलेंस्की तुर्की के दौरे पर जाने वाले हैं। तुर्की पहले भी यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की मेजबानी कर चुका है, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ बात करना चाहते हैं और वो उसके साथ एक डील फाइनल करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी बात हुई थी तुर्की में पिछली बार, वो केवल युद्ध बंदियों की अदला बदली की थी। अब देखते हैं वहां जाकर के क्या कोई और रास्ता निकल पाता है। 1200 यूक्रेनी कैदियों की उस वक्त रिहाई जो है वो संभव हो पाई थी। अब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ट्रंप जो नहीं कर पाए, क्या पता वो तुर्की कर दे, क्या पता वो एर्दोगान कर दें। ट्रंप लगातार पुतिन और ज़ेलेंस्की को साथ लाने की कोशिश तो कर रहे थे, युद्ध खत्म वो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सारी कोशिशें जो नाकाम हुई हैं। रूस ने ये कहा है कि साहब हम तुर्की नहीं जा रहे हैं, यहाँ ये केवल ज़ेलेंस्की है या यूक्रेन का डेलीगेशन वहाँ जाएगा। ट्रंप वहां पर अपने खास मित्र स्टीव विटकॉफ जो उनके दूत हैं उनको भेजेंगे तुर्की में, वहाँ यूक्रेन से बात करने के लिए और तुर्की के मध्यस्थों से बात करने के लिए। क्रेमलिन ने कहा है, पुतिन के दफ्तर ने कहा है कि हम देखते हैं वहाँ पर क्या बात होती है, और पुतिन इस बीच खुद आ रहे हैं भारत। सर ये इसमें क्या कुछ निकल सकता है युद्ध के सिले से? दो हिस्से हो गए, एक तो तुर्की वाला। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही पुतिन का ये बयान आया था कि वो जो तुर्की यदि मध्यस्थता वहाँ पर करती है तो हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, यानी एक प्रकार से सहमति थी। अब ये सहमति युद्ध बंद किस कंडीशन पर होगा, मैं बार बार इस पर ये शक कर रहा हूँ कि फिर वो स्थिति वहीं पर लौट करके आ जाती है कि क्या रसिया जो जिन ज़मीन को कब्जा कर लिया है, 21-22% ज़मीन जो है वो कब्जे में आ गया है, क्या उनको छोड़ने के लिए, अपनी सेनाओं को लौटाने के लिए वहाँ से तैयार है? मुझे इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है। क्या नाटो के देश ऐसा होने देंगे? मुझे इस पर भी शंका होती है। जब वो भारत आएंगे पुतिन, आपको लगता है वहां इस युद्ध की स्थिति पर बात होगी? देखिए, इस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन भारत बहुत सधा हुआ कदम लेगा। तब तक नहीं भारत इसमें अपने पत्ते खोलेगा जब तक उसे यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि दोनों समझौते के करीब हैं। यदि उनको लगता है कि पुतिन ने मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया, पिटाई कर दी गई, बहुत अच्छे से पिटाई कर दी गई, जो हमें जमीन कब्जा करना था, क्रीमिया के बाद जो है वो हमको जहां तक हमको पहुंचना था हमने पहुंच लिया, जो नाटो का मेंबरशिप इसे नहीं मिले,
ये हमने एक ढंग से सुनिश्चित कर लिया है। ठीक है। इन सारे शर्तों पर यदि जेलेंस्की मान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पुतिन के लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं रहेगी। पड़ेगी। लेकिन आपको आप समीर जी, आपको भी लगता है पुतिन जब भारत Intention आप आएंगे मान लीजिए ना। तो बहुत प्रोएक्टिवली इस युद्ध के बारे में हम कोई चर्चा उनसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा इस युद्ध के संदर्भ में उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो संदर्भ में आ नहीं रहे हैं और अभी जेलेंस्की भी नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी अभी कोई मध्यस्थता की भूमिका भी निभा रहे हैं, अभी ट्रम्प निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि अभी अमेरिका के साथ अभी ट्रेड डील हुई नहीं, ऐसे में अगर वो इसमें इनिशिएटिव लेते हैं तो मालूम पड़ा ट्रम्प और नाराज हो जाएंगे कि भाई मैं देख रहा हूँ अब मोदी जी इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जरूर ये ट्रम्प पुतिन से कहेंगे कि भाई ये वही बात दोहराएंगे कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय, आपको रास्ता निकलिए। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की क्यों दुनिया में चक्कर खा रहे हैं, जेलेंस्की एक फोन कर दे पुतिन को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं समझौता चाहता हूं, और जाके सीधे मिले ना, अहंकार छोड़े। नहीं, ये तो कह रहे हैं मैं जाके मैं मिलना चाहता हूं, पुतिन कह रहे हैं ऐसे नहीं मैं मिलूंगा। खैर सर, आज समय पाकिस्तान सरेंडर कर गया ना हमारे समय आज सामने। इतना ही था।